कहानी की शुरुआत होती है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक सूखे और बंजर रेगिस्तान से और साल होता है सन 1897। यहाँ पर हमें हनीफ नाम का एक जवान लड़का दिखाया जाता है जो अफगानिस्तान से आया हुआ एक कैमल राइडर है। वो अपने ऊंटों के जरिए इस लंबे रास्ते पर भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का बहुत ही मुश्किल काम करता है। हनीफ इस इलाके में अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका एक बहुत ही करीबी साथी और उस्ताद जुंडा भी होता है जो एक सिख होता है। इसके अलावा इनका एक लोकल कबायली दोस्त वुराक भी के साथ होता है जो हनीफ को वहाँ की लोकल लैंग्वेज ठीक से सिखा रहा होता है। हनीफ इस नई कंट्री में जिंदा रहने के लिए यहाँ के लोकल लोगों की जुबान और उनके तरीके समझने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि हनीफ इस सख्त और बेरहम जिंदगी से पूरी तरह थक चुका होता है और वो किसी भी तरह पैसे जमा करके वापस अपने मुल्क लौटना चाहता है। हनीफ का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना काम पूरा करके टिकट खरीदना है ताकि वो अपनी फैमिली के पास आसानी से वापस जा सके। अब इसके बाद में दिखाया जाता है कि ये एक छोटी सी पानी की जगह पर थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। ये तीनों वहां बैठकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और अपने आगे की मंजिल और सफर के बारे में प्लान बना रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद उनका सामना वहां एक गोरे आदमी से होता है जो इन बाहर से आए हुए लोगों से सख्त नफरत करता है। वो आदमी बिना किसी खास वजह के उन्हें तंग करने लगता है और इनकी इस जगह पर मौजूदगी को लेकर उन पर गुस्सा करने लगता है। दरअसल गोरे आदमी को लगता है कि ये ऊंट वाले उसके इलाके में आकर उसके हक का पानी और जगह जबरदस्ती अपने कब्जे में ले रहे हैं। बात अचानक इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो आदमी गुस्से में आकर अपनी बंदूक निकालता है और जुंडा पर सीधा फायर कर देता है। इस अचानक हमले में जुंडा को सीधी गोली लगती है और उसकी वहीं जमीन पर गिरकर मौत हो जाती है। अपने साथी और उस्ताद को इस तरह बेरहमी से मरते हुए देखकर हनीफ पूरी तरह डर जाता है, लेकिन तभी वुराक अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाता और वो फौरन अपना लंबा भाला उस गोरे आदमी की तरफ जोर से फेंक कर मारता है। भाला सीधा उस गोरे आदमी के जिस्म में लगता है और वो वहीं पर ही ढेर हो जाता है, जिसके बाद इन दोनों को अपनी मौत का डर सताने लगता है। हनीफ और वुराक समझ जाते हैं कि गोरे की मौत के बाद यहाँ की पुलिस उन्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगी। दरअसल इस नई कंट्री के रूल्स बाहर से आए लोगों के लिए बहुत जालिम होते हैं, जहाँ उनकी कोई ठीक से सुनवाई या इंसाफ नहीं होता। अब इसके बाद अपनी जान बचाने के लिए हनीफ और वुराक वहां से तेजी से अलग अलग रास्तों पर भागते हैं ताकि वो आसानी से पकड़े ना जाएं। हनीफ अपने ऊंट के साथ घंटों तक उस बंजर इलाके में अकेले भटकता रहता है, जहां उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर किस तरफ जाए। भटकते हुए हनीफ अचानक एक बहुत ही खौफनाक और खून से भरी जगह पर पहुंचता है, जहाँ जमीन पर बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं। वो गौर से देखता है तो ये लाशें चाइनीज माइनर्स की होती हैं, जिन्हें किसी ने बेरहमी से इस बंजर मैदान में मारकर फेंक दिया है। ये कत्लेआम इस बात का सबूत होता है कि इस इलाके में सोने की लालच में लोग किसी की भी जान आसानी से ले सकते हैं। उन्हीं लाशों के बीच में हनीफ को अचानक एक जिंदा आदमी दिखाई देता है जिसका नाम मैल होता है, जो इस भयानक हादसे में अकेला बचा होता है। मैल इस वक्त बहुत बुरी हालत में होता है, उसके जिस्म में पेट के पास पहले से ही गोली लगी होती है और वो दर्द से तड़प रहा होता है। दरअसल मैल एक बुशमैन और चोर होता है जिसके पास सरकारी खजाने से चुराए हुए सोने के दो बहुत भारी ब्लॉक्स होते हैं। इन दोनों भारी सोने के ब्लॉक्स पर क्राउन यानी सरकारी सील लगी हुई होती है, जिसे कोई भी आसानी से पहचान कर पुलिस को बता सकता है। मैल को समझ आ जाता है कि अगर उसे इस जख्मी हालत में यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है तो उसे इस ऊंट वाले लड़के की मदद लेनी पड़ेगी। मैल हनीफ को तसल्ली देता है और उसे अपनी चुराए हुए सोने के भारी ब्लॉक्स दिखाता है जो उसने अपने पास इस जगह पर छुपा कर रखे होते हैं। मैल हनीफ को बताता है कि इन ब्लॉक्स पर सरकारी ठप्पा लगा हुआ है, इसीलिए वो इन्हें इस हालत में आगे मार्केट में किसी को भी बेच नहीं सकता। दरअसल मैल जानता है कि जो भी इस क्राउन सील वाले सोने के साथ पकड़ा जाएगा पुलिस उसे बिना सोचे समझे फांसी पर लटका देगी। लेकिन मैल को कैलगुरली टाउन के करीब एक इलीगल चाइनीज फर्नेस का पता होता है, जहां इस सोने को पिघलाकर इसका ठप्पा मिटाया जा सकता है। मैल हनीफ के सामने एक डील रखता है। वो कहता है कि अगर वो अपने ऊंट के जरिए उसे भट्टी तक पहुंचा दे तो वो इस सारे सोने का आधा हिस्सा हनीफ को देगा। हनीफ पहले तो उस अनजान और जख्मी आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और उसकी बात सुनकर हिचकिचाता है, क्योंकि वो पहले पुलिस से भाग रहा होता है। हालांकि हनीफ सोचता है कि उसे वापस अपनी कंट्री जाने के लिए टिकट खरीदने के पैसे की सख्त जरूरत है जो उसके पास नहीं है, और उसे ये सोने की डील अपनी फैमिली के पास वापस लौटने का एक आसान और आखिरी रास्ता लगती है जिससे उसकी परेशानी हल हो सकती है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके पास आगे जाने का और कोई रास्ता नहीं बचा होता और अब वो इस कंट्री में और ज्यादा गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
दोस्तों, आप लोग अक्सर मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि मैं अपने वीडियोस कहाँ एडिट करता हूँ और अपनी वीडियोस के लिए इतने हाई क्वालिटी थंबनेल्स कैसे बनाता हूँ। तो चलिए मैं आज उसके पीछे का राज बता देता हूँ। मैं अपने हाई क्वालिटी थंबनेल्स के लिए यूज करता हूँ फ्लेक्स क्लिप ऑनलाइन एडिटर का, जो मेरी सोच को एक परफेक्ट पिक्चर में बदल देता है। इसमें आपको हर तरह के AI इमेज जनरेशन टूल्स मिलते हैं, जैसे नैनो बनाना टूल, डाली और इनके अलावा और भी बहुत। और जब बात आती है प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग की, तो मेरा सबसे बड़ा राज फ्लेक्स क्लिप वीडियो एडिटर है, जिस पर मैं घंटों की मूवीज को 15 मिनट्स की स्टोरी में बदल देता हूँ। इसके अलावा इसमें और भी बहुत से बेस्ट AI टूल्स मौजूद हैं, जैसे कि ऑटो सबटाइटल्स और AI वीडियो जनरेशन टूल्स। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपना एक बिल्कुल नया और एडवांस फीचर AI PPT2 वीडियो भी लॉन्च किया है, जो किसी भी प्रेजेंटेशन को डायरेक्ट एक वीडियो में बदल देता है। उसके अलावा अगर आप अपने नए चैनल को एक ब्रांड की लुक देना चाहते हैं, तो इन्होंने अभी एक बिल्कुल नया AI लोगो जनरेटर भी लॉन्च किया है। इस टूल की मदद से आप अपने चैनल या बिजनेस के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में एक बहुत ही यूनिक और डायनेमिक लोगो डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप फ्लेक्स क्लिप को यूज करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब इसके बाद इन दोनों अनजान लोगों का एक साथ सफर शुरू होता है। हनीफ सबसे पहले मेल को सहारा देकर अपने ऊंट के पास लाता है। हनीफ सोचता है कि जख्मी आदमी के इलाज के लिए उसे सबसे पहले वूरक के कबायली कैंप में मदद के लिए जाना चाहिए। हनीफ को उम्मीद होती है कि वूरक और उसके कबायली लोग इस जख्मी मेल की मदद करेंगे, ताकि वो दोनों आगे का सफर तय कर सकें। लेकिन जब वो लोग उस कबायली कैंप में दाखिल होते हैं, तो वहाँ का सबसे बड़ा और समझदार एल्डर, जिसका नाम कुबेरिंग होता है, वो उन्हें देखता है। एल्डर कुबेरिंग की नजर सीधा मेल के पास मौजूद उस क्राउन मार्क वाले भारी सोने पर पड़ती है, और वो उस आने वाले खतरे को पूरी तरह समझ जाता है। कुबेरिंग जानता है कि ये गोरों का चुराया हुआ सोना है। इस सोने के पीछे उनकी जालिम पुलिस जरूर इस कैंप तक मौत लेकर आएगी। इसीलिए एल्डर कुबेरिंग हनीफ और मेल को अपने कैंप में रुकने से साफ साफ इनकार कर देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके अपने कबाली लोग इन गोरों से सेफ रह सकें। वुराक अपने दोस्त हनीफ को इस परेशान हाल में देखकर उदास होता है, पर उसे अपने एल्डर का हुक्म मानना पड़ता है और वो हनीफ को अलविदा कहता है। हनीफ समझ जाता है कि इस चुराए हुए सोने की वजह से अब कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा और उन्हें ये लंबा सफर अकेले ही तय करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें पुलिस वालों का एक ग्रुप दिखाया जाता है, जिसका लीडर सार्जेंट शाह होता है, जो मेल और उसके चुराए हुए सोने को ढूंढ रहा होता है। सार्जेंट शाह एक बहुत ही सख्त और बेरहम किस्म का आदमी होता है, जो किसी भी कीमत पर उस सोने को वापस सरकारी खजाने में लाना चाहता है। सार्जेंट शाह के साथ उसका सबऑर्डिनेट कॉर्पोरल ब्रिग्स और उसका जवान बेटा सैम भी इस लंबे और थका देने वाले सफर में शामिल होते हैं। वो लोग अपने घोड़ों पर बैठकर जमीन पर खून और ऊंट के पैरों के निशानात को गौर से ढूंढते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। शॉ अपने बेटे सैम को इस सफर में इसलिए साथ लाता है ताकि वो उसे इस कंट्री के सख्त और बेरहम रूल्स सिखा सके। शॉ जानता है कि मेल पहले से ही बुरी तरह जख्मी है और वो पैदल ज्यादा दूर नहीं जा सकता, इसलिए वो तेजी से उनका पीछा करता है। यहाँ हम वापस हनीफ और मेल को देखते हैं, जो अपने ऊंटों के साथ धीरे धीरे कैलगुली की उस इलीगल भट्टी की तलाश में आगे चल रहे होते हैं। ऊंट की पीठ पर वो भारी सोने के ब्लॉक्स बंधे हुए होते हैं और गोली के जख्म की वजह से मेल की हालत हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है। मेल इस भयानक दर्द को बर्दाश्त करने के लिए अफीम का नशा करता है, जिससे उसे थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है, पर वो अंदर से कमजोर हो रहा होता है। हनीफ देखता है कि मेल इस अफीम के नशे के बिना एक कदम भी आगे नहीं चल सकता और उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। हनीफ और मेल के बीच इस लंबे सफर के दौरान आपस में बातचीत होती है, जहाँ मेल उसे समझाता है कि इस नई कंट्री में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। मेल हनीफ से कहता है कि यहाँ किसी खुदा या इंसानियत की कोई जगह नहीं है, बल्कि यहाँ सिर्फ सोने की ताकत ही सब कुछ तय करती है। हनीफ उसकी इन कड़वी बातों को चुपचाप सुनता है और उसे एहसास होता है कि इस बेरहम और लालची दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसे भी सख्त बनना पड़ेगा। हालांकि हनीफ के दिल में अपने रिलीजन और उम्मीद पर यकीन बाकी होता है और वो सिर्फ अपनी फैमिली के पास वापस लौटने के बारे में सोचता है। कुछ ही देर बाद उनका बचा हुआ पानी पूरी तरह से खत्म होने लगता है और उनकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ आसपास कुछ भी नहीं होता। मेल अपने जख्म और थकावट की वजह से जमीन पर गिरने लगता है और उसकी सांसें पूरी तरह फूलने लगती हैं, पर हनीफ उसे आगे चलने पर मजबूर करता है। हनीफ को फिक्र होने लगती है, क्योंकि अगर मेल रास्ते में ही मर गया तो उसे इस इल्लीगल भट्टी का रास्ता कभी पता नहीं चलेगा और उसकी वापस लौटने की उम्मीद टूट जाएगी। वो मेल को सहारा देकर अपने ऊंट के पास चला आता है, ताकि वो दोनों पुलिस के घोड़ों से दूर इस मौत के मैदान से जल्दी निकल सकें। सफर में उन्हें जमीन की हकीकत और यहाँ के गोरों का जालिम रवैया देखने को मिलता है, जो हर तरफ तबाही फैला रहा होता है। हनीफ समझ जाता है कि ये सोना सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि एक अजाब है जिसने यहाँ के मासूम लोगों और इस जमीन को तबाह किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट शाह और उसके पुलिस वाले अभी भी घोड़ों पर तेजी से उनके निशानों का पीछा कर रहे होते हैं और वो उनके बहुत करीब आते जा रहे होते हैं। शाह को रास्ते में ऐसे निशानात मिलते हैं जिससे उसे समझ में आ जाता है
है कि मेल का साथी एक अफगान ऊंट वाला है और वो अपने घोड़ों की स्पीड बढ़ा देता है। शो जानता है कि इन ऊंट वालों के पास रजिस्टर्स और नंबर्स होते हैं जिससे वो उनकी पहचान निकाल सकता है और आसानी से पकड़ सकता है। इसी कोशिश में शो आगे बढ़ता है और उसका बेटा सैम इस बेरहम हंटिंग को अपनी आंखों से देखकर थोड़ा परेशान होता है। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार हनीफ और जख्मी मेल कैलगुरली के टाउन के करीब उस इलीगल जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये भट्टी दरअसल चाइनीज ऑपरेटर्स और उनके लीडर जिमी के कब्जे में होती है जो इसको छुपाकर चलाते हैं। हनीफ और मैल अपने ऊंट से नीचे उतरते हैं और उन चाइनीज लोगों के सामने उस भारी सोने के ब्लॉक्स को पेश करते हैं ताकि उन्हें पिघलाया जा सके। जिमी और उसके लोग उस क्राउन मार्क वाले सोने को देखते हैं और इनकी आंखों में भी इस बहुत बड़े खजाने की लालच की एक चमक आ जाती है। दरअसल सोने को पिघलाने का ये काम हनीफ अकेला नहीं करता बल्कि जिमी के चाइनीज वर्कर्स इस बड़ी भट्टी को जलाने का काम शुरू करते हैं। वो लोग पूरी ताकत लगाकर भारी लकड़ियां भट्टी के अंदर डालते हैं और वहां एक बहुत बड़ी आग जलाते हैं। भट्टी के अंदर की गर्मी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। वो चाइनीज लोग भट्टी के ऊपरी हिस्से पर एक बड़ा सा लोहे का बर्तन रखते हैं और उन भारी सोने के ब्लॉक्स को उस बर्तन के अंदर डाल देते हैं। हनीफ और मैल भट्टी के पास खड़े होकर आग को देखते हैं जहाँ सोना धीरे धीरे तेज गर्मी की वजह से पिघलना शुरू हो जाता है। सोने को पिघालने का ये लंबा प्रोसेस चाइनीज वर्कर्स संभालते हैं और हनीफ को उम्मीद मिलती है कि अब उसकी वापस जाने की मंजिल करीब है। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट शॉ को मेल के खून के निशानात और ऊंट के निशानात सीधा जिमी के इस इलीगल भट्टी की तरफ आते दिखते हैं। शॉ को पता चल जाता है कि अब उसका पीछा किया हुआ शिकार उस भट्टी पर मौजूद है और वो अपने लोगों को अपनी बंदूकों के साथ वहां ले जाता है। वहीं हम देखते हैं कि सोना पूरी तरह से पिघलकर एक लिक्विड में बदल चुका है। चाइनीज वर्कर्स उस गर्म बर्तन को पकड़ते हैं और उस पिघले हुए सोने को बनाए गए छोटे छोटे सांचों में डालना शुरू कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सोना ठंडा होने के बाद छोटे और आराम टुकड़ों में बदल जाए और उस पे क्राउन की सील हमेशा के लिए मिट जाए। सोना ठंडा होकर सख्त होने लगता है और अब वो ऐसे आम टुकड़ों में बन चुका होता है जिन्हें कोई भी आसानी से आगे मार्केट में किसी को भी बेच सकता है। लेकिन यहाँ अचानक हालात बुरी तरह से बिगड़ जाते हैं क्योंकि जिमी और उसके चाइनीज ऑपरेटर्स के दिल में सारे सोने का लालच आ जाता है। दरअसल मेल एक क्रिमिनल होता है और यहाँ मौजूद आउटलास और बाकी लोगों से उसकी पुरानी दुश्मनी और धोखा जुड़ा होता है जो सामने आ जाता है। यानी कि जिमी और वहाँ के आउटलास उस सारे सोने पर अकेले कब्जा करने का प्लान बनाते हैं। इसी दौरान सार्जेंट शॉ और उसके पुलिस वाले अपनी बंदूक के ताने उस भट्टी वाले इलाके में घुस आते हैं। पुलिस और वहां मौजूद आउटलास के बीच एक भयानक शूट आउट शुरू हो जाता है जहां हर तरफ गोलियां चल रही होती हैं। इस अफरा तफरी और फायरिंग के बीच मेल के पुराने दुश्मनों से पकड़ लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। मेल इस मौत के खेल और आउटलास के गुस्से का शिकार हो जाता है और वो वहीं जमीन पर हमेशा के लिए ढेर हो जाता है। शाह का आना और आउटलास की फायरिंग के बीच मेल की मौत इस बात का सबूत होती है कि लालच आखिरकार इंसान की जान ले ही लेती है। हालांकि ये मंजर बेरहम होता है पर हनीफ जानता है कि अगर वो यहाँ रुका तो वो भी इन गोरों के हाथों मारा जाएगा। हनीफ जल्दी से अपने कपड़ों में वो बनाए सोने के टुकड़े छुपा लेता है और वहाँ से चुपचाप आगे निकल कर भाग जाता है। वो उन पहाड़ियों और धूल भरी जगह से अपनी जान बचाकर तेजी से निकल जाता है जहाँ उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकता। आखिर में हमें हनीफ को दिखाया जाता है जो इस मौत के मैदान और भट्टी से जिंदा बचकर आगे निकल चुका होता है। वो अकेले उस लंबे रास्ते पर पैदल चल रहा होता है और उसका रुख उसकी मंजिल की तरफ होता है जहां उसे अपनी कंट्री लौटना है। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।